अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इससे पहले हमने 14.1 से 14.5 तक के न्यूमेरिकल की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप चैप्टर नंबर 14 की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आपको ये वीडियो मिल सकती है। आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा। तो आज जो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने हैं वो है 14.6 से 14.11 तक, यानी 14.6 से 14.11 तक के न्यूमेरिकल आज हमने करने हैं। तो आपने वीडियो को आज एंड तक लाजमी देखने हैं, क्योंकि आज वीडियो के अंदर बहुत ही जबरदस्त चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जबरदस्त ट्रिक आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको न्यूमेरिकल आसान लगने लग जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट जो हैं उनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है वो मुश्किल लगते हैं। अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल के मुश्किल लगने की वजह क्या है और न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स क्यों नहीं आते, और न्यूमेरिकल को हल करने का ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप फुल मार्क्स न्यूमेरिकल के अंदर हासिल कर सकते हो। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर वीडियो में आगे चल के हम आपको देने वाले हैं। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। 14.6 न्यूमेरिकल जो है, सबसे पहले इसके हमने स्टेटमेंट को रीड करना है। जब भी कोई न्यूमेरिकल आपने करना होगा तो आपने सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना होगा, क्योंकि जब कोई न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को आप पढ़ लेते हो तो आपको ये चीजें पता चल जाती हैं कि इस न्यूमेरिकल में बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या करना है। अब न्यूमेरिकल मुश्किल इसलिए लगते हैं बिकॉज आपने चैप्टर को अच्छी तरह से रीड नहीं किया होता। आपने चैप्टर के बहुत से टॉपिक जो होते हैं उसके अंदर जो फार्मूलाज इस्तेमाल किए होते हैं उनको आप ध्यान से देखा नहीं होता, आपने पढ़ा नहीं होता और याद नहीं किया होता, जिस वजह से आपको न्यूमेरिकल को हल करते हुए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या पड़ता भी होगा। तो 14.6 के न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। कहता है कि टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, के दो रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, एक 6 किलो ओम की है और दूसरी जो है वो 12 किलो ओम की है, और इनको पैरेलल तरीके से हमने जोड़ दिया है। कैसे देखिएगा जरा। एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है और दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, इनको पैरेलल तरीके से जोड़ दिया है। एक रेजिस्टेंस कह रहा है कि 6 किलो ओम की है, यानी ये 6 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमारे पास है, इसको हम R1 का नाम देते हैं, और ये रेजिस्टेंस हमारे पास R2 है जो कि 12 किलो ओम की है। A 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड, इनके एंड्स पे उसने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। यहां पे एक स्विच हम लगा लेते हैं के स्विच, और इसके साथ उसने एक बैटरी जो है वो अटैच कर दी है और जो कि 6 वोल्ट की है। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज, कहता इन वैल्यूज को आपने, इन क्वांटिटीज को आपने फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास होता है वो आपने बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो आपने बताना है। तो सबसे पहले हम जो गिवन डाटा हमारे पास है उसको हम लिखना चाहेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो है R1 इज इक्वल टू 6 किलो ओम, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम, किलो 10 की पावर 3 होता है इसलिए। और दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास जो है रेजिस्टेंस R2 विच इज इक्वल टू 12 किलो ओम, और इसको हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम। उसके बाद बैटरी का पोटेंशियल जो है वो उसने दिया हुआ है, वोल्टेज जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है V इज इक्वल टू 6 वोल्ट हमारे पास है। अब हम बात करते हैं जो चीजें हमें मालूम करनी है। तो एक हम इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, वो हमें मालूम करनी है। और दूसरा हमें जो है इसमें वो करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट पासिंग थ्रू
ईच रेजिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। जो कि I1 भी हमने मालूम करना है और इस तरह से हमने I2 जो है वो भी फाइंड आउट करना है। करंट इस रेजिस्टेंस का भी हमने फाइंड आउट करना है और इस रेजिस्टेंस का भी फाइंड आउट करना है। इसको हम I1 का नाम देते हैं और इस करंट को I2 का नाम देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है कि करंट के फ्लो होने के लिए जस्ट एक ही पाथ होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में करंट के फ्लो करने के लिए अगर दो रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट दो तरफ से जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। और उसके बाद सी पार्ट में कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। सी पार्ट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि हमने V1 भी मालूम करना है और दूसरी चीज हमने V2, ये दोनों चीजें हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने कि हमने जो डाटा गिवन हमें दिया हुआ था वो हमने लिखा और गिवन डाटा लिखने के बाद हमने टू फाइंड क्या करना है वो भी हमने देख लिया क्या फाइंड करना है। तो अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, सबसे पहले हमने इसका ए पार्ट करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है 1/R इक्विवेलेंट, वो इज इक्वल टू होती है 1/R1 प्लस 1/R2। अब हमने क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यूज। हम लिखते हैं यहां पे बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो वैल्यूज लगाते हैं अब इसमें 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। R1 हमारे पास कितना है, रेजिस्टेंस R1 6 है, 6 किलो ओम है, प्लस 1/R2 जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो है 12 किलो ओम। अब इसको रीअरेंज करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 12 इज द एलसीएम। 6 को हम जब इस पे 12 जो हमारे पास है 12 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। प्लस 12 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/12। तो कैंसिलेशन इसकी करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 इस साइड पे आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा। R इक्विवेलेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो R इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास किसके इज इक्वल टू आ जाएगा, 4 किलो ओम हमारे पास आ गया R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बॉक्स कर देते हैं इस तरह से। तो हमने R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट की है कि R इक्विवेलेंट हमारे पास किसके इज इक्वल टू आती है। अब उसके बाद हमने फाइंड करना था करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है, क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए यहाँ पे दो पाथ हैं, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है। अगर 3 रेजिस्टेंस होती तो आपके पास 3 पाथ होने थे, 4 होती तो 4 पाथ होने थे। तो करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यानी करंट I1 और I2 हमारे पास करंट जो है ये हमने क्या करने, मालूम करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं बाय ओहम्स लॉ। हम लिखेंगे यहाँ पे बी पार्ट करने के लिए बाय ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। अब पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। बिकॉज हर रेजिस्टेंस के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है वो डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच है, तो इसलिए पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। और करंट यहां पे क्या होगा, डिवाइड होगा, बिकॉज करंट के फ्लो करने के लिए 2 रास्ते हैं।
तो हम लिखते हैं यहाँ पे I1 करंट और रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 होगी। अगर आपको इसमें से I1 मालूम करना हो तो I1 इस साइड पर आ जाएगा, V बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब इसमें हमने क्या करना है जी, हमने इसमें वैल्यूज लगानी है। तो हमारे पास I1 करंट इज इक्वल टू आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू V, जो पोटेंशियल हमारे पास है V वो किसके बराबर है, 6 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय R1 हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम, या आप 6 किलो ओम भी लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ और साथ में क्या लिख दें, ओम लिख दें। अब हमारे पास क्या होगा जी, 6 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻³ आ जाएगा, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वोल्ट, और ओहम ऊपर जाएगा तो पर ओहम बन जाएगा। अब वोल्ट पर ओहम जो होता है ये किसके इज इक्वल टू होता है, वोल्ट पर ओहम जो है ये एम्पेयर के इज इक्वल टू होगा। तो इस तरह से हमारे पास करंट I1 जो है वो कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 10⁻³ है, और 10⁻³ क्या होता है, मिली होता है, तो इसका मतलब 1 मिली एम्पेयर करंट जो है हमारे पास आ गया। यानी I1 करंट जो है वो हमने इसमें मालूम किया, इसको भी आप बॉक्स कर दें। अब इसमें से हमने क्या करना है जी, I2 करंट जो है वो भी हमने इसमें से मालूम करना है। I1 हमने फाइंड कर लिया, अब हम क्या करते हैं, I2 करंट जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहां पे फिर लिखेंगे बाय ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, लेकिन यहां पे करंट I2 है तो इसलिए हम I2 लिखते हैं, रेजिस्टेंस R2 है तो R2 लिखना पड़ेगा। I2 अगर आपको मालूम करना हो तो ये हमारे पास आ जाएगा V बाय R2, क्योंकि R2 इधर मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। V हमारे पास 6 वोल्ट है, बैटरी का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, और R2 रेजिस्टेंस हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओहम है। तो इस तरह से ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कैंसिलेशन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 6 को जब हम करेंगे इसके साथ तो 1/2 आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा जी ओहम आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, I2 इज इक्वल टू 1/2 करेंगे 0.5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 10⁻³ ऊपर चली जाएगी तो 10⁻³ हो जाएगा, वोल्ट पर ओहम हमारे पास आ जाएगा। अब I2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ है तो 0.5 लिखते हैं, और 10⁻³ की जगह पे हम मिली लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर, एम्पेयर के, तो I2 भी हमारे पास क्या आ गया, 0.5 मिली एम्पेयर आ गया। आपने एक चीज यहां पे ऑब्जर्व किया कि यहां पे I1 करंट हमारे पास 1 मिली एम्पेयर था, और I2 करंट हमारे पास क्या हो गया, 0.5 मिली एम्पेयर हो गया, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस क्या थी, 6 किलो ओम थी, और यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा थी। तो आप खुद ही देख लें करंट हमें क्या बता रहा है, कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके बाद हमने सी पार्ट जो है उसमें फाइंड आउट करना है जी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। सी पार्ट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मालूम करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि हमारे पास ये रेजिस्टेंस R1 और R2 जो है ये डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच है। जितना पोटेंशियल बैटरी का होगा इतना ही पोटेंशियल जो है वो रेजिस्टेंस R1 और R2 जो है इसका भी होगा। तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन parallel, resistors are connected in parallel, so voltage will be same across each resistance.
हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी हर रेजिस्टेंस जो R1 है उसके क्रॉस वोल्टेज भी 6 वोल्ट ही होगा, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस R2 है उसके क्रॉस भी क्या रहेगा, 6 वोल्ट ही रहेगा, और जो कि प्रोवाइडेड बाय द वोल्टेज ऑफ बैटरी है, यानी बैटरी के वोल्टेज के बराबर रहेगा। यानी रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि हमारे पास जो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V होगा। तो इसका मतलब जब V हमारे पास 6 वोल्ट है तो फिर हमारे पास V1 जो होगा वो भी 6 वोल्ट होगा, और जो हमारे पास V2 होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, 6 वोल्ट ही होगा। तो अब हमारे पास क्या है कि इसको हम बॉक्स कर देते हैं, इस तरह से V2 वाले को भी बॉक्स कर देते हैं। यानी वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, बट वोल्टेज सेम रहता है, विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। बेशक अब यहां पे लिखना चाहिए, लिख सकते हैं रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो द वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, के जितना बैटरी ने प्रोवाइड किया है उतना ही वोल्टेज रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस होगा, उतना ही वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस होगा। तो इस तरह से आपने न्यूमेरिकल को करना है, यानी जैसे कि सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा है, उसके बाद टू फाइंड, फिर कैलकुलेशन, फिर फार्मूलाज को हमने जैसे किया और जैसे हाईलाइट चीजों को किया है, पुटिंग द वैल्यूज के वर्ड साथ में लिखे हुए हैं। तो आपने इस तरह से न्यूमेरिकल को करना है। जब आप इस तरह से न्यूमेरिकल करोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, और आंसर के साथ अपने यूनिट लाजमी लिखना होता है। अगर आप आंसर के साथ यूनिट नहीं लिखते तो आपका 0.5 मार्क्स जो है वो कट जाता है। और न्यूमेरिकल मुश्किल लगने की वजह यही होती है बिकॉज आपने फार्मूला अच्छी तरह से याद नहीं किए होते। अब जैसे देखें यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का टॉपिक अगर आपने किया होता तो आपको पता होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है किसकी इज इक्वल टू होती है। इस तरह से बाय ओम लॉ जो है V इज इक्वल टू IR के होता है, ये भी हमें पता होता है। तो ये तभी आपको आसान न्यूमेरिकल लगने लगेंगे जब आप न्यूमेरिकल्स जो है उनके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होना होता है वो आपको पता हो। और वो किस तरह से होगा, जब आप चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। न्यूमेरिकल को करने से पहले आप चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज क्या करें, उसके अंदर जो फार्मूलाज हैं उनको बाहर निकाल के स्टिकी नोट्स पे लिखें और इस तरह से न्यूमेरिकल करें, तो आपको जैसे अभी आसान लगा है ऐसे न्यूमेरिकल आसान लगेगा। तो 14.6 न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.7 है। तो इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले हम रीड करते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड करते ही आपको इस चीज की समझ आ जाती है कि कौन सी चीज हमें गिवन है और कौन सी चीज हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट 100 वाट, यानी एक इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास है जिस पे 220 वोल्ट लिखा हुआ है और 100 वाट उसकी पावर है। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब के फिलामेंट की आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर डेली, अगर बल्ब 5 घंटे रोजाना इस्तेमाल होता है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, आपने एनर्जी उसकी किलोवाट आवर में फाइंड करनी है। कंज्यूम बाय बल्ब इन 1 मंथ, यानी एक महीने 30 डेज के अंदर वो कितनी एनर्जी जो किलोवाट आवर में कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, वो आपने बतानी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी गिवन डाटा। तो हमें उसका जो पोटेंशियल है वो हमें गिवन उसने दिया हुआ है कि पोटेंशियल उसका कितना है, यानी वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और उसके बाद पावर गिवन है हमारे पास, पावर P इज इक्वल टू 100 वाट, और उसके बाद टाइम उसने यूज करने का टाइम, बल्ब इज यूज 5 आवर डेली, आवर्स हमारे पास गिवन है, यानी आप इसको टाइम कह सकते हैं घंटे में। टाइम जो हमारे पास है वो 5 है, बल्कि यहां पे आप टाइम लिख लें आवर्स की जगह पे। तो टाइम हमारे पास है जी 5 आवर। पांच घंटे है। और उसके बाद कहता कि आपने फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर में कंज्यूम बाय बल्ब इन 1 मंथ। अब जो 30 दिन है, यानी जो उसका टाइम जिसमें वो बल्ब जो है जितने दिन इस्तेमाल होना है, वो आपने उसकी जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद
जो 30 डेज उसने दिए हुए हैं, यानी एक मंथ के अंदर आपने इसको मालूम करना है। तो बहरहाल हम इसको टू फाइंड जो इसमें हमने करना है वो सबसे पहले तो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, उसके बाद एनर्जी इन किलोवाट जो है वो भी फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टेंस हम लिख लेते हैं जिसमें फाइंड करने वाली हमारे और एनर्जी इन किलोवाट आवर, एनर्जी इन किलोवाट और ये हमने इसमें मालूम करनी है। तो हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पावर P इज इक्वल टू किसके होता था, पावर P इज इक्वल टू होता था VI, और I किसके इज इक्वल टू था, बाय ओम लॉ हमने देखा था V इज इक्वल टू होता था IR, और जो हमारे पास I इज इक्वल टू था, I इज इक्वल टू था V बाय R। यहां से अगर हम I फाइंड करना चाहें, I सेट पर आ गया, R इधर आके डिवाइड हो जाता है, और ये वैल्यू हम यहां पे लगाते हैं, पावर P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई, हमारे पास I की जगह वैल्यू लगाते हैं मल्टीप्लाई V बाय R। तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा V स्क्वायर बाय R। अब हमने इसमें से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, एक बार फिर लिख लेते हैं, R इस साइड पे आ जाएगा और V स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, हमारे पास पावर हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, V स्क्वायर बाय P आ जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज जो है वो लगाते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। बाय पुटिंग द वैल्यूज, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास R रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू होगी V जो पोटेंशियल है, वोल्टेज हमारे पास वो 220 वोल्ट है, हम लिखते हैं यहाँ पे 220 और इसके ऊपर स्क्वायर है, डिवाइड बाय हमारे पास जो पावर है 100 वाट है, हम पावर 100 वाट लिख देते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 484, इसको कैलकुलेट करने के बाद 484 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई है। तो यानी इस न्यूमेरिकल में एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है, रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसमें एनर्जी इन किलोवाट आवर जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है। अब एनर्जी इन किलोवाट आवर में कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम कुछ ऐसे कर लेते हैं, जरा इस लाइन को मैं सीधा कर देता हूं। तो एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो जब आपने एनर्जी इन किलोवाट आवर फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला क्या था, एनर्जी इन किलोवाट आवर वो इज इक्वल टू था कि आपने पावर को वाट में लेना है, पावर वाट में, और टाइम जो होगा वो आपने लेना है आवर्स में, यहां पे HRS लिख देता हूं, मतलब आवर्स है, डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है, डिवाइड बाय आपने 1000 करना है। तो अब पावर इन वाट में हमारे पास कितनी है, पावर हमारे पास वाट में जो है वो हमारे पास गिवन थी, वो 100 वाट है, हम यहां पे 100 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई टाइम इन आवर। अब 5 आवर टाइम जो है रोजाना के इस्तेमाल करने का है। अब उसने 1 मंथ में बताया था कि 1 मंथ में जो है आपने बताना था, तो 1 मंथ में कितने हो जाएंगे, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 5 आवर यानी 5 घंटे रोजाना इस्तेमाल हो रहा है, तो हम 30 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगी, 1000 आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कितना आता है, तो ये इससे कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास 15 आ जाएगा, यानी 15 हमारे पास 5 आवर तो ये रोजाना इस्तेमाल हो रहा है, और 30 डेज के अंदर जो इसकी एनर्जी इन किलोवाट आएगी वो 15 किलोवाट आवर आ जाएगी, 15 किलोवाट आवर।
एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो 15 किलोवाट आवर आ जाएगी एनर्जी हमारे पास। इसको अब हम क्या करते हैं, बॉक्स कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर मेथड से न्यूमेरिकल को जब करेंगे तो न्यूमेरिकल जो है उसमें फुल मार्क्स आपके आएंगे और न्यूमेरिकल अच्छा भी लगेगा इस तरह से किया हुआ। तो इस तरह से 14.7 न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.8 की स्टेटमेंट को अब हम रीड करते हैं। तो कहता है एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओम इज लेबल्ड 150 watt. Is this bulb designed for use in a 120 volt circuit or a 220 volt circuit? कहता है एक चमकते हुए बल्ब के जो रेजिस्टेंस है वो 95 ओम है और उसकी पावर 150 वाट है। तो आपने ये बताना है कि ये बल्ब जो है 120 वोल्ट सर्किट के लिए बनाया गया है या 220 वोल्ट सर्किट के लिए बनाया गया है। इसको आपने मैथमेटिकली जो है आप बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा कि गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है। तो रेजिस्टेंस हमें गिवन है, रेजिस्टेंस हमारे पास है जी 95 ओम। रेजिस्टेंस आर लिख लेते हैं, यहां पे रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 95 ओम। और उसके बाद जी पावर हमें गिवन है, पावर P इज इक्वल टू 150 वाट। और देन उसने हमें जो है फाइंड करने के लिए बोला है कि आपने ये बताना है कि किस सर्किट के लिए बेस्ट होगा वोल्टेज, यानी कि आपने इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं वोल्टेज V, वो हमें क्या करना है, मालूम करना है। अब हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पावर P इज इक्वल टू होता था वी आई के, और बाय ओहम लॉ V इज इक्वल टू हमारे पास किसके था, आई आर के। अगर आपने इसमें से I मालूम करना हो तो I किसके इज इक्वल टू आएगा, V बाय आर के। अब I की जगह पे वैल्यू लगाते हैं, पावर P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई V बाय आर। तो ये हमारे पास आ जाएगा V स्क्वायर बाय आर आ जाएगा हमारे पास, यानी पावर हमारे पास आ गई पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। अब हमने मालूम क्या करना है, इसमें हमने मालूम करना है वोल्टेज V। तो इसका मतलब R इस साइड पे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास पी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इसके रूट लेते हैं। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा p मल्टीप्लाई आर और ऊपर इसके स्क्वायर रूट है। अब हम इसमें क्या करते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब इसके अंदर हम वैल्यूज जो है वो लगाते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो हमारे पास पावर जो है वो गिवन है 150 वाट और रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो 95 ओम है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आता है। 150 मल्टीप्लाई 95 और इसका हम क्या करते हैं, इसके रूट फाइंड करते हैं। तो ये आ रहा है 119 यानी 119.37 119.37, तो जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 120 वोल्ट। इसका मतलब कि ये जो बल्ब हमारे पास था, दिस बल्ब इज डिजाइंड फॉर यूज इन अ 120 वोल्ट सर्किट। हम 120 वोल्ट का जो सर्किट है उसके अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने बॉक्स करना है और यहां पे आपने लिखना है आंसर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.8 हमारा कंप्लीट हुआ। 14.9 न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। कहता है कि अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विद, एक घर में लगाए गए
हैं कुछ चीज़ें, उनके बारे में बता रहा है। ए बी सी डी इसने इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। तो अब इनको हम देखते हैं ज़रा। तो इसमें ए बी सी डी पार्ट्स उसने दिए हुए हैं कि 10 बल्ब ऑफ 60 वाट ईच ऑफ विच आर यूज 5 आवर डेली। बी पार्ट में कहता है 4 फैन ऑफ 75 वाट ईच ऑफ विच रन 10 आवर डेली। 1 टीवी, सी पार्ट में कह रहा है 1 टीवी ऑफ 100 वाट विच इज यूज फॉर 5 आवर डेली। डी पार्ट में कहता है 1 इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 100 वाट विच इज यूज फॉर 2 आवर डेली। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज RS4, यानी 4 रुपये का अगर 1 यूनिट है, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 मंथ 30 डे के बराबर है। तो आपने मंथली देखना है कि इन चीज़ों के हमारे इस्तेमाल करने के बाद मंथली हमारा खर्चा कितना आता है। तो इसके लिए सबसे तो पहले हमें टोटल यूनिट्स इन सब के अलग अलग से फाइंड करने पड़ेंगे। जब यूनिट्स आ जाएंगे तो फिर हम टोटल यूनिट जो हमारे पास होंगे उसको कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे पास आसानी के साथ आ सकती है। तो अब एक एक चीज़ जो है उसका हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम फॉर बल्ब के लिए करते हैं। फॉर बल्ब, अब नंबर ऑफ बल्ब जो हमारे पास हैं वो कितने हैं, सबसे पहले हमने ये लिखने हैं नंबर ऑफ बल्ब्स। नंबर ऑफ बल्ब्स, अब नंबर ऑफ बल्ब जो हमारे पास हैं वो है जी 10। नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास कितने हैं, 10 है। उसके बाद इसकी पावर जो है ऑफ 60 वाट ईच ऑफ, यानी हर एक बल्ब जो है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है जी 60 वाट। तो पावर ऑफ बल्ब लिखते हैं, पावर ऑफ बल्ब। तो पावर ऑफ बल्ब जो है वो हर एक की वो बता रहा है कि 60 वाट है। पावर P इज इक्वल टू 60 वाट, यानी हर बल्ब की पावर 60 वाट है। और ये बल्ब इस्तेमाल कितना हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर डेली, यानी 5 घंटे रोजाना इस्तेमाल हो रहा है। हम लिखेंगे यहां पे टाइम T इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हमें 30 करना पड़ेगा, क्योंकि एक मंथ के अंदर हमने ये सारी चीजें निकालनी है कि कितना हमारा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो इसलिए ये बन जाएंगे 150 आवर्स बन जाएंगे हमारे पास। तो 150 आवर हमारे पास जो है वो आ जाएंगे इसके, यानी एक बल्ब जो है वो अगर 5 घंटे रोजाना जो है हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो एक महीने में 150 आवर हमारे पास बन जाएंगे, 150 घंटे हमारे पास बन जाएंगे। अब यूनिट कंज्यूम हम आगे फाइंड करेंगे, क्योंकि हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, गिवन डाटा लिख रहे हैं। अब उसके बाद उसने फैन की बात की, फॉर फैन। अब फैन जो है नंबर ऑफ फैन सबसे पहले लिखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ फैन। तो नंबर ऑफ फैन हमारे पास है जी 4 हमारे पास पंखे हैं और हर एक की पावर ऑफ फैन, पावर ऑफ फैन, तो वो P हमारे पास इज इक्वल टू है 75 वाट के। और उसके बाद रन 10 आवर डेली, ये 10 घंटे रोजाना इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम टाइम लिखते हैं, टाइम T इज इक्वल टू 10 आवर डेली है तो एक महीने में करने हैं तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 आवर्स। उसके बाद निकालते हैं जी फॉर टीवी। तो नंबर ऑफ टीवी जो है, नंबर ऑफ टीवी, एक ही टीवी है और उसकी जो पावर है, पावर ऑफ टीवी, वो हमारे पास है जी इज इक्वल टू 100 वाट। तो पावर उसकी हमारे पास है जी 100 वाट। और टाइम कितना है इसका इस्तेमाल का, टाइम T इज इक्वल टू 5 आवर डेली इस्तेमाल हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई हम 30 कर देंगे,
तो ये 150 आवर्स हमारे पास आ जाएगा, यानी 150 घंटे बन जाएंगे इसके। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, तो वो हमारे पास है जी एक ही है, और इसकी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन वो है जी P इज इक्वल टू 1000 वाट, 1000 वाट। टाइम निकालते हैं जी, टाइम कितना लगता है। टाइम T इज इक्वल टू, हमारे पास उसने कहा कि 2 आवर्स डेली है, 2 × 30 एक मंथ में हमने निकालने हैं, तो इसलिए 60 आवर्स हमारे पास ये आ जाएंगे। ये चीजें जो है हमें उसने गिवन में दी हुई हैं। अब हमने फाइंड इसमें क्या करना है, हमने फाइंड इसमें करना है जी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम फाइंड करते हैं। तो ABCD 3 पार्ट्स हमारे पास हैं, मतलब उसने दिए थे जैसे कि बल्ब वाले को उसने A का नाम दिया हुआ है, और इसको उसने B का नाम दिया हुआ है, इसको उसने C का नाम दिया हुआ है, और इसको इलेक्ट्रिक आयरन को उसने किसका नाम दिया जी, D का नाम दिया हुआ है। अब हम लिखते हैं यहां पे वी नो दैट, अब हम जानते हैं, हमने एक इलेक्ट्रिक पावर का जो है फार्मूला पढ़ा था, यूनिट कंज्यूम बाय बल्ब निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको फाइंड करने का तरीकाकार, हमने यूनिट्स को निकालने का तरीकाकार पढ़ा था। तो ये मैं अब बताता हूं आपको कि सबसे पहले हम बल्ब के लिए क्या करने जा रहे हैं। फॉर बल्ब हम यहां पे लिख लेते हैं, फॉर बल्ब्स, तो फॉर बल्ब के लिए हम लिखेंगे यूनिट कंज्यूम्ड बाय बल्ब, यूनिट कंज्यूम्ड बाय बल्ब, यूनिट कंज्यूम्ड बाय बल्ब। तो बल्ब कितने यूनिट कंज्यूम करेंगे, ये हम देखते हैं कि बल्ब कितने यूनिट कंज्यूम करेंगे। तो इसके लिए हमने पावर जो होती है वो वाट में लिखनी होती है। इसका फार्मूला ये है कि पावर आपने वाट में लिखनी होती है, मल्टीप्लाई टाइम आपने आवर्स में लेना होता है। ये आवर्स की स्पेलिंग ठीक कर दूं मैं, टाइम आपने लिखना होता है जी आवर्स में, डिवाइड बाय आपने क्या करना होता है 1000 पे इसको डिवाइड करना होता है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, वैल्यूज जो है वो लगाते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो वैल्यूज लगाते हैं, यूनिट कंज्यूम बाय बल्ब, यूनिट कंज्यूम्ड बाय बल्ब इज इक्वल टू, पावर वाट में हमारे पास कितनी थी, पावर वाट में हमारे पास 60 वाट थी, और मल्टीप्लाई हमने क्या करना था कि टाइम कितना हमारे पास लगा था। तो पावर वाट में हमारे पास कितनी है 60 वाट है, लेकिन अब हमारे पास बल्ब कितने 10 बल्ब है, तो इसलिए हमें 10 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 मल्टीप्लाई हम 60 कर देते हैं, क्योंकि एक बल्ब की पावर 60 वाट थी, और मल्टीप्लाई क्या करना है जी टाइम इन आवर्स में। तो टाइम हमने आवर्स में फाइंड आउट किया हुआ है, वो है 150 आवर, डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं जी 1000। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यूनिट कंज्यूम्ड बाय बल्ब हमारे पास कितने आ जाएंगे,
ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 90 यूनिट आ जाएगा। यानी हमने यूनिट कंज्यूम बाय बल्ब जो है वो फाइंड आउट कर लिए। यानी इसका ए पार्ट जो है यूनिट कंज्यूम बाय बल्ब जो है वो हमने कर लिया है। अब इसका हम करते हैं जी बी पार्ट। तो इसके अंदर हमने क्या है जी, हमारे पास फॉर फैन के लिए है, फॉर फैन तो वैसे फार्मूला लगाएंगे जैसे इसके लिए लगाए, हम लिखेंगे यूनिट कंज्यूम बाय फैन, यूनिट कंज्यूम्ड बाय फैन। तो कैसे लिखना है, पावर को हमने वाट में लिखना होता है, पावर वाट में, मल्टीप्लाई हमने टाइम करना होता है और टाइम को हमने आवर्स में लेना होता है, डिवाइड बाय हमने क्या करना होता है जी 1000 से डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास यूनिट कंज्यूम बाय फैन जो है वो भी अब आ जाएंगे। तो फैन, नंबर ऑफ फैन हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई एक फैन की जो पावर है वो 75 वाट है, मल्टीप्लाई टाइम यूज इन आवर जो है वो 300 है, डिवाइड बाय हम क्या करते हैं 1000 कर देते हैं और इसकी हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास है जी 4 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास कितने यूनिट आ जाएंगे इसके, ये हमारे पास 90 यूनिट आ गए इसके भी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 90 यूनिट। और ये किसकी यूनिट है, यूनिट कंज्यूम बाय फैन, यूनिट कंज्यूम्ड बाय फैन के पंखे ने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं वो भी हमें पता चल गया है। इसको हम अब क्या करते हैं, बॉक्स कर देते हैं। तो अब हमने किसके यूनिट निकालने हैं, अब हमने यूनिट निकालने हैं जी हमारे, एक तो टीवी के यूनिट रह गए हैं और एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है इसके यूनिट रह गए हैं। तो अब हम टीवी और इलेक्ट्रिक आयरन जो है इसके लिए यूनिट निकालते हैं। तो ये हमारा पास सी पार्ट होगा फॉर टीवी। तो फार्मूला वैसे ही लिखेंगे, यूनिट कंज्यूम्ड बाय टीवी। यहां पे आप लिख लें बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा जी, फॉर टीवी के लिए हम लिखेंगे फार्मूला वही, यूनिट कंज्यूम्ड बाय टीवी। यूनिट कंज्यूम बाय टीवी। तो क्या आएगा, पावर हमारे पास होगी जो वो वाट में आएगी, मल्टीप्लाई हमने करना है टाइम और वो हमारे पास होगा जी आवर्स में, डिवाइड बाय हमने क्या करना होता है 1000 से डिवाइड करना होता है। अब हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो जब इसमें हम वैल्यूज लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पावर जो हमारे पास है वो कितनी है। अब नंबर ऑफ टीवी 1 है, पावर उसकी 100 वाट है, तो 1 मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई टाइम यूज इन आर 150 आर है वो हम लिख देते हैं, डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं। तो जब इसको आप 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 15 यूनिट आ गया इसका। इसका कितना आ गया 15 यूनिट इसके भी निकले हैं। यानी टीवी कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है वो भी हमें जो है वो पता लग गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पे, यूनिट कंज्यूम बाय टीवी। यूनिट कंज्यूम बाय टीवी। एक टीवी कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो इसको भी हम अब क्या कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं इस तरह से। अब उसके बाद हमने डी पार्ट इसका जो है
उसमें निकालना है हमने जी कि वो यूनिट जो इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल कर रही है। इसको भी देख लेते हैं अब हम, फॉर इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन के लिए क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, यूनिट कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक आयरन। तो पावर हमने किस में लिखनी होती है, पावर को हमने वाट में लिखना होता है, और टाइम जो है इसको हमने आवर्स में लिखना होता है, डिवाइड बाय हमने क्या करना होता है 1000 करना होता है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब इसमें वैल्यूज लगाते हैं हम। तो वैल्यूज हमारे पास क्या आती हैं जी, वो हमें पता है हमने कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो एक ही इस्तेमाल हो रही है और उसकी पावर 1000 वाट है, और टाइम यूज जो उसका हो रहा है एक महीने में वो है 60 आवर। तो ये वैल्यूज हम यहां पे लगा देते हैं। तो पावर हमारे पास जो है 1 मल्टीप्लाई हम कर देते हैं जी 1000 वाट, डिवाइड बाय टाइम आर में हमारे पास 60 आवर है, डिवाइड बाय हम 1000 कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1000 से कैंसिल होके 60 यूनिट हमारे पास आ गया। यानी इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसका यूनिट भी हमने निकाली, कितने कंज्यूम हो रहे हैं, यूनिट कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक आयरन। इसको भी अब हम बॉक्स कर देते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रिक आयरन जितने यूनिट इस्तेमाल कर रही है वो भी हमने निकाल लिए हैं। तो अब जो टोटल यूनिट्स हमारे पास आ गए हैं, इन तमाम यूनिट्स को हम इसका सम करते हैं, फिर हम कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको फाइंड करते हैं। हम यहां पे लिख लेते हैं इसको जरा अलग करके। यहां पे हम टोटल यूनिट निकालेंगे, पहले हम लिखते हैं यहां पे टोटल यूनिट्स। तो टोटल यूनिट हमारे पास कितने हैं, अब देखें, जो फॉर बल्ब के लिए हमारे यूनिट निकले थे वो थे 90 यूनिट, और टीवी के लिए हमने यूनिट निकाले थे 15 यूनिट, और फैन के लिए यूनिट निकाले थे वो 90 यूनिट थे, और इलेक्ट्रिक आयरन के लिए यूनिट निकाले हैं वो हमारे पास कितने हैं 60 यूनिट है। तो सबको हम सम कर देते हैं, 90 प्लस 90 प्लस हमारे पास टीवी के 15 यूनिट है, प्लस हमारे पास 60 यूनिट आयरन के हैं। तो इन सब का हम सम करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60, तो ये हमारे पास आ रहा है 255 यूनिट्स। ये हमारे पास कितने आ गए हैं, 255 यूनिट्स आ गए हैं, 255 यूनिट आ गया हमारे पास। अब कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो है वो हमें पता है, उसने गिवन हमें दी थी कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो है वो है RS4, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट वो हमारे पास है RS4, यानी 4 रुपए का 1 यूनिट है। और हमने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल यूनिट मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो है उससे करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल यूनिट मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की कितनी कीमत है। तो टोटल हमारे पास यूनिट जो है वो कितने हैं, 255,
और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो है वो 4 रुपया, यानी 4 पे 1 यूनिट की कीमत है। 255 यूनिट टोटल थे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ 255 यूनिट्स को, तो ये हमारे पास आ रहे हैं RS 1020, यानी 1020 रुपये हमारे पास आ गए, इजिकल टू RS 1020, यानी 1020 रुपया जो है हमारा इन चीज़ों का, यानी फॉर बल्ब जो है, अगर हमारे 10 बल्ब है और उनकी पावर 60 वाट है और टाइम जो एक महीने के अंदर 150 आवर बनते हैं, हमारे पास 4 फैन है, पावर 75 है और टाइम उनका जो बन रहा था वो 300 आवर था एक मंथ में। टीवी हमारे पास एक था, पावर उसकी 100 वाट थी और टाइम 150 आवर था। इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन 1 थी और पावर उसकी 1000 वाट थी और टाइम जो 60 आवर हमारे पास एक मंथ के अंदर बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के इस्तेमाल करने से, यानी बल्ब, फैन, टीवी, जितने जितने बताए हैं, इलेक्ट्रिक आयरन के इस्तेमाल करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है वो आती है RS 1020। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.9 कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.10 है इसकी स्टेटमेंट, कहता 100 वाट लैम्प बल्ब एंड अ 4 किलोवाट वाटर हीटर आर कनेक्टेड टू आर 250 वोल्ट सप्लाई। एक 100 वाट का लैम्प बल्ब और एक 4 किलोवाट वाटर हीटर जो है वो उसको कनेक्ट कर दिया उसने 250 वोल्ट की सप्लाई के साथ। कहता है कैलकुलेट आपने करना है करंट विच फ्लो इन ईच अप्लायंस, हर अप्लायंस के अंदर आपने करंट की क्वांटिटी मकदार जो है फाइंड आउट करनी है। और बी पार्ट में कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज, और इस्तेमाल के दौरान इनकी जो रेजिस्टेंस है वो भी आपने फाइंड आउट करनी है कि इनकी रेजिस्टेंस बल्ब की कितनी आती है और रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितनी आती है, और करंट फ्लो क्रॉस बल्ब कितना होगा, करंट फ्लो क्रॉस हीटर, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा लिखते हैं कि गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है। तो पावर जो हमारे पास लैम्प बल्ब की पावर ऑफ लैम्प बल्ब वो गिवन है, पावर ऑफ लैम्प बल्ब P इज इक्वल टू, इसको P1 लिख लेते हैं और वो हमारे पास है 100 वाट जी। और उसके बाद पावर ऑफ वाटर हीटर या पावर ऑफ हीटर भी लिख सकते हैं आप, पावर ऑफ हीटर, इसको हम नाम देते हैं P2 का, और ये हमारे पास है 4 किलो वाट या 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वाट भी लिख सकते हैं क्योंकि किलो 10 की पावर 3 होता है। और जो वोल्टेज अक्रॉस से हैं वो कितने हैं, वोल्टेज लिख लेते हैं, वोल्टेज है जी V इज इक्वल टू 250 वोल्ट, 250 वोल्ट आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, इसमें आपने फाइंड करना है करंट विच फ्लो इन ईच अप्लायंस, यानी करंट फ्लो इन लैम्प बल्ब जो है उसमें फाइंड आउट करना है, यानी करंट हमने फाइंड करना है I1 करंट फाइंड करना है और I2 करंट हमने फाइंड आउट करना है, यानी हमने करंट जो बल्ब का है वो भी फाइंड करना है और हीटर का जो है वो करंट भी हमने फाइंड आउट करना है। और रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस, और रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड करनी है, यानी R1 रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट करनी है और R2 रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, फॉर बल्ब के लिए और फॉर हीटर के लिए, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, हम दोनों के लिए इसको फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस को भी और करंट को भी। तो हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि पावर P इज इक्वल होता है VI के। जब हमारे पास वोल्टेज 250 ही है तो इसका मतलब पावर P1 लिख सकते हैं, करंट क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं। अगर आपने इसमें से I1 करंट फाइंड आउट करना हो तो वही इज इक्वल होगा P1 डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अब इसमें क्या करते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो वैल्यूज इसमें लगाते हैं, तो I1 इज इक्वल टू पावर P1 हमारे पास है जी 100 वाट डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वोल्टेज है वो 250 है,
तो I1 करंट इसका फाइंड आउट करते हैं कि कितना हमारे पास आता है। कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू को। तो 100 डिवाइडेड बाय 250, ये आ रहा है जी 0.4 आ रहा है हमारे पास, 0.4 एम्पेयर। ये हमारे पास करंट आ गया। इसको अब बॉक्स कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये हमने बल्ब के लिए जो है करंट निकाल लिया I1। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। इन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, अब हमने पढ़ा था पावर P इज इक्वल टू VI, पावर P इज इक्वल टू VI बाय ओहम लॉ। V इज इक्वल टू किसके था, IR के। अगर I आपको फाइंड करना हो तो क्या होगा, V बाय R होगा। तो इसका मतलब पावर P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई V बाय R, जो कि बन जाएगा V स्क्वायर बाय R। अब हम क्या करते हैं, पावर के फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हम लिख देते हैं पावर P1 है, रेजिस्टेंस R1 है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बल्ब के क्रॉस फाइंड करनी है। तो R1 इस साइड पे चला जाएगा, तो V स्क्वायर बाय पावर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब क्या करते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यूज। बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो जब इसमें वैल्यूज लगाते हैं, R1 रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगी, R1 इज इक्वल टू वोल्टेज हमारे पास कितना है, 250 वोल्ट है। तो 250 और इसके ऊपर स्क्वायर है, हम स्क्वायर लगा देंगे, डिवाइडेड बाय P1 पावर हमारे पास जो 100 वाट है, तो 100 वाट लिख लेते हैं। और इसकी अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 250 का स्क्वायर हमारे पास है, डिवाइडेड बाय 100, पावर 100 वाट है, तो ये आ रहा है 625। ये हमारे पास आ गया जी 625 ओम। आप इसको बॉक्स करेंगे। अब R1 रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वह 625 ओम, और इसको आप इस तरह से करके बॉक्स कर दें। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हीटर के लिए हम निकालते हैं करंट भी और इसकी पावर भी निकालते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस भी निकालते हैं। तो हम लिखते हैं यहां पे वी नो दैट, हमने जैसे पहले लिखा था हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट पावर P इज इक्वल टू VI होता है और I इज इक्वल टू V बाय R होता है, ये भी आपने याद रखना है। अब पावर P इज इक्वल टू VI है, तो हम इसको पावर को हम P2 का नाम देते हैं, करंट को I2 का, क्योंकि हमने करंट I1 फाइंड कर लिया, I2 अब फाइंड करना है। तो I2 इस साइड पे रह जाता है, तो पावर P2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। P2 पावर हमारे पास कितनी है, 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाय पोटेंशियल 250 वोल्ट है। तो I2 करंट अब इसमें से हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाय 250, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 16 एम्पेयर हमारे पास आ गया। ये कितना आ गया हमारे पास, 16 एम्पेयर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार फिर से। 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाय 250, हाँ जी, तो ये 16 एम्पेयर हमारे पास आ गया। करंट I2 हमारे पास आ गया जी 16 एम्पेयर। करंट का यूनिट साथ लिखा है हमने एम्पेयर, इस तरह से आपने हर किसी के साथ यूनिट लाजमी लिखना होता है। अब हम रेजिस्टेंस ऑफ हीटर जो है इसको फाइंड आउट करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितनी आती है हमारे पास। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, तो पावर का फार्मूला हमने पढ़ा है, पावर P इज इक्वल टू VI, और जैसे मैंने बताया था कि I इज इक्वल टू V बाय R होता है, तो V मल्टीप्लाई V बाय R आ जाएगा हमारे पास, और पावर आ जाएगा V स्क्वायर बाय R।
और अगर हमने इसमें से R फाइंड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, R इस साइड पे चला जाएगा और V स्क्वायर बाय क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में, पावर ऑफ लैंप के केस में हमारे पास क्या था कि हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस R1 थी और पावर उसकी P1 थी, लेकिन अब हमारे पास रेजिस्टेंस R2 है और पावर क्या P2 है, यानी R2 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P2। हम लिखेंगे यहां पे पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो जब वैल्यूज लगाते हैं इसमें तो R2 हमारे पास किसके इज इक्वल टू आएगा, R2 इज इक्वल टू 250 वोल्ट है पोटेंशियल, इसका स्क्वायर ऊपर डिवाइड बाय पावर हमारे पास P2 जो है वो कितनी है, पावर P2 हमारे पास जो है, पावर P2 हमारे पास तो वो हमारे पास है 4 किलोवाट आवर हमारे पास पावर थी, तो हम लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो इस तरह से अब इसका आंसर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यूज को। तो 250 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये हमारे पास आ रहा है जी, तो 250 का स्क्वायर हमने किया डिवाइड बाय 4000 किया तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई जी 15.62 और साथ में 5 भी आ रहा है तो ये भी लिख देते हैं ओहम। अब इसको हमने क्या करना है जी, फिर से लिखना है इसको और इसको बॉक्स करते हैं। अब हम R2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 15.625 ओहम और इसको अब हम कर देते हैं जी बॉक्स। ठीक है जी, तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारा 14.10 वो भी कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.11 अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, कहता है रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ओहम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट बाय मीन ऑफ अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर passes through the resistor. Calculate power dissipation in the resistance, total power produced by the battery, or give the reason of difference between these two quantities. इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो पावर का डिफरेंस आता है, फर्क आता है, उसकी रीजन भी आपने बतानी है। कहता है कि एक रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस 5.6 ओम है, इसे एक मामूली रेजिस्टेंस वाली वायर के साथ 3 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। अगर इस रेजिस्टर से 0.5 एम्पीयर का करंट बहता हो तो आपने रेजिस्टेंस में सर्फ होने वाली पावर, बैटरी की कुल पैदा होने वाली पावर और इन दोनों मकदारों के दरमियान फर्क जो है वो बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है R इज इक्वल टू 5.6 ओहम रेजिस्टेंस हमें गिवन है, और उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल यानी वोल्टेज हमारे पास गिवन है V इज इक्वल टू 3 वोल्ट है, और देन हमारे पास करंट गिवन है, करंट I इज इक्वल टू 0.5 एम्पीयर। अब आपको मालूम क्या क्या करना है, आपको इसमें मालूम करनी है 3 चीजें। एक तो आपने पावर डेसिपेशन इन द रजिस्टर फाइंड आउट करनी है, पावर डेसिपेशन इन द रजिस्टर, एक आपको यह मालूम करनी है, और दूसरी जो आपको मालूम करनी है चीज वो है पावर डेसिपेशन इन बैटरी, पावर डेसिपेशन इन अ बैटरी, या इन बैटरी भी लिख सकते हैं। इसको P प्राइम का नाम देते हैं, ये आपने मालूम करनी है।
और सी पार्ट में कहता है गिव रीजन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। ए बी और सी पार्ट में कहता है रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज क्वांटिटीज, बिटवीन these two quantities। तो इनकी आपने रीजन भी बतानी है कि इनके दरमियान जो डिफरेंस आता है वो उसकी रीजन क्या है। तो हम लिखते हैं, फिर कैलकुलेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पावर डेसिपेशन का फार्मूला जो होता है पावर P इज इक्वल टू, यानी हम लिख सकते हैं पावर P डेसिपेशन यहां पे लिख सकते हैं, और वो इज इक्वल टू था आई स्क्वायर आर के। पावर डेसिपेशन का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, बिकॉज हम जानते हैं कि पावर P इज इक्वल होता है वी आई के और V इज इक्वल होता है आई आर। तो जब ये वैल्यू V की आई यहां पे लगाएंगे V की जगह पे पावर वाले फार्मूले में, तो आई आर हमारे पास मल्टीप्लाई क्या होगा, आई होगा। तो इस तरह से बन जाएगा आई स्क्वायर आर बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमने फार्मूला निकाला है कि पावर P इज इक्वल टू पावर डेसिपेशन और इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज। जब इसमें हम वैल्यूज लगाते हैं तो फिर हमारे पास क्या चीज हासिल होगी। तो ये वैल्यूज लगा के हम देखते हैं। तो पावर P इज इक्वल टू आई हमारे पास कितना है, करंट हमारे पास है 0.5, तो 0.5 लिखते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं, मल्टीप्लाई। रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, रेजिस्टेंस हमारे पास है 5.6, तो 5.6 रेजिस्टेंस लिखते हैं। और पावर डेसिपेशन जो है इसको अब हम क्या करते हैं, इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हमारे पास है 0.5 का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई 5.6 है, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.4 वाट। पावर का यूनिट है 1.4 है और साथ में इसका यूनिट वाट होता है ये। इसको हम बॉक्स कर देते हैं। ये हमने पावर निकाली है जो डेसिपेशन हुई है। पावर डेसिपेशन जो है वो हमने ए पार्ट सबसे पहले इसका जो है वो फाइंड आउट किया। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में कहता है कि पावर डेसिपेशन इन बैटरी जो है वो आपने निकालनी है कि पावर डेसिपेशन इन बैटरी कितनी होती है। तो अब इसको हम लिखते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, पावर को यहां पर पी प्राइम का नाम देते हैं, पावर पी इज इक्वल होता है वी आई, और यहां पे लिखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो वैल्यूज लगाते हैं अब हम। पावर पी प्राइम इज इक्वल टू वी हमारे पास कितने हैं, वी हमारे पास है 3 वोल्ट, मल्टीप्लाई करंट हमारे पास है 0.5। तो इसकी अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 0.5 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आता है जी 1.5 आ गया। ये हमारे पास आ गया जी 1.5 वाट पावर आ गई। पावर पी प्राइम आ गया हमारे पास 1.5 वाट। अब इसको भी हम क्या कहते हैं, बॉक्स कर देते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस कितना आता है। डिफरेंस जो इसमें निकालते हैं तो हम लिखते हैं पी प्राइम माइनस पी। पी प्राइम हमारे पास पावर कितनी है 1.5 है, माइनस जो हमारे पास पी है वो कितना था 1.4। तो अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो हमारे पास आ रहा है 0.1 वाट पावर जो है वो हमारे पास जो है वो उसमें डेसिपेशन आया, यानी इतना डिफरेंस आ गया उसमें बिटवीन दीज टू क्वांटिटी के में डिफरेंस जो है वो कितना है जी, पी प्राइम माइनस पी किया तो ये 0.1 वाट का डिफरेंस आ गया।
द डिफरेंस अराइजेज टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, पावर इज लॉस्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। अब पावर का लॉस किस वजह से हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी की वजह से 0.1 वाट जो है पावर इसका लॉस हुआ। तो ये भी हम लिख देते हैं बी पार्ट के बाद इसका सी पार्ट जो है। सी पार्ट में हम लिखेंगे पावर इज लॉस्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। पावर इज लॉस्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। कि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इतनी पावर जो है उसका क्या हुआ है, उसका लॉस हुआ है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.11 जो है हमारा वो भी कंप्लीट हुआ। तो आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो 14.6 से 14.11 तक अब हमने कंप्लीट किए हैं। और आज हमारा चैप्टर नंबर जो 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी था उसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए हैं। तो इससे पहले हमने 14.1 से 14.5 तक की वीडियो अपलोड ऑलरेडी की हुई है, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा। तो चैप्टर के 14 के हमारे न्यूमेरिकल जो हैं वो कंप्लीट हुए। तो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने एक काम ये करना है कि आपने इस चैप्टर 14 का सेल्फ टेस्ट लेने हैं। आप उससे इसमें कुछ एमसीक्यूज बनाइएगा, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और एक आप लॉन्ग क्वेश्चन बना लें। इस तरह से जब आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 या 6 एमसीक्यूज बना के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, आप सेल्फ टेस्ट लेंगे, तो सेल्फ टेस्ट आपसे आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। यानी चैप्टर नंबर 14 जो है ये आपका कंप्लीट तैयार तभी होगा जब आप इसका सेल्फ टेस्ट लेंगे। यानी पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करें और उसके बाद आप इसकी जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं उनको देखें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देखें और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप करें। और जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो देन आपका टेस्ट बनता है। तो जैसे अभी चैप्टर खत्म हुआ है तो इसका सेल्फ टेस्ट आपको बनता है कि आपने इसका सेल्फ टेस्ट खुद से आपने यानी टेस्ट करना है, खुद को मार्क्स देने, और आपका ये चैप्टर फिर बड़ी ही आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन वीडियो के स्टार्ट पे थे कि न्यूमेरिकल के मुश्किल लगने की वजह ये होती है कि आप चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाते, आप फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद नहीं करते। फार्मूला को अलग से निकाल के लिख लिया करें, स्टिकी नोट्स पे लिख लें। इस तरह से फार्मूला को याद करने के बाद आपको पता चल जाता है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होना है। इस तरह से एक ही फार्मूले से आप न्यूमेरिकल जो है उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। आप न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हो, आपको न्यूमेरिकल कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। और क्योंकि न्यूमेरिकल मुश्किल तभी लगता है जब आपको ये नहीं पता होता है कि न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होना है। लेकिन जब आप चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लोगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी इस चैप्टर के अंदर ये फार्मूला इस्तेमाल होना है। और आपके न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स ना आने की वजह ये होती है कि आप इस तरीका से न्यूमेरिकल नहीं करते, गिवन डाटा टू फाइंड सॉल्यूशन, और आंसर को हाईलाइट आप लोग नहीं करते। तो जब आप आंसर को हाईलाइट नहीं करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप जो भी आंसर आता है उसके साथ उसका यूनिट है तो आपने यूनिट लाजमी लिखना होता है, बिकॉज उसका 0.5 मार्क होता है। तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल अगर करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स आएंगे। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज।